इग्नोर करूं? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने एक उदाहरण बताया कि हमको कुछ खर्च करना है। सरकार, अब आप नहीं जानते कि सरकार क्या होती है, सरकार कैसे खर्च करती है, बजट क्या होता है। तो फिर तो दोस्त शायद ये समझ तब विकसित होगी जब आप सारे विषयों को थोड़ा 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 समझ लेंगे। और आप एकदम से अभी तुरंत लाइव क्लास में आए और पहले ही दिन समझ जाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, इतना अच्छा उदाहरण मैंने बताया। आप अपने घर से हर चीज़ की तुलना किया करो। घर में कैसे होगा, और सामाजिक स्थिति की तुलना करोगे तो आसान उत्तर मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति मैंने क्या बताया। इसमें सदस्य बिल्कुल लोक लेखा समिति की तरह होंगे। इसके सदस्य होंगे 22। 22 इसमें मेंबर होंगे। यानी लोकसभा से कितने होंगे, 15 होंगे भैया। राज्यसभा के लिए लिए जाते हैं आपका 7 सदस्य, कि भाई जांच करो। सदस्य हो गए यहाँ पर। और अध्यक्ष जो होंगे वो किसके द्वारा नियुक्त होंगे, स्पीकर द्वारा ही नियुक्त होंगे। ऐसी कोई शर्त नहीं है। स्पीकर अपॉइंटेड बाई, स्पीकर अपॉइंटेड बाई, स्पीकर अपॉइंटेड बाई, और स्पीकर नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, चेयरमैन अपॉइंटेड बाई स्पीकर। गठन 1964 में, 1 मई 1964 को इसका गठन हुआ था। 1 मई 1964 को। अब देखो, एक क्वेश्चन बनेगा बड़ा अच्छा सा। देखो, मैं पहले आपको एक बात बताऊं। जैसे आप स्कूल में गए होंगे, तो स्कूल के कुछ नियम रहे। जैसे हमको सबसे पहले आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझना था, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ABCD क्या होती है। उसके बाद में हम शब्दों को समझते हैं, शब्द क्या होते हैं। शब्दों को समझने के बाद में फिर शायद हम आपका किसको समझते हैं, वाक्यांश को समझते हैं, यानी कि सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होंगे, फिर हम सेंटेंस को समझ पाते हैं। यही होता है ना। तो स्कूल, ये जिम्मेदारी स्कूल से बनती थी हमारी। और स्कूल में अगर किसी टीचर ने हमको ये नहीं समझाया था, तो हमको कहना था उस टीचर को कि भाई वो टीचर सही नहीं है। लेकिन अगर टीचर सही तरीके से उसको समझाए, कभी भी हमारे स्कूल के टीचर रहे हों या कॉलेज के, अगर उसने उसको सही तरीके से समझा दिया है, तो हमको एक्सेप्ट ये भी करना चाहिए कि ये गलती हमारी रही है कि हम इसको समझ नहीं पाए। यानी कि हमारी उतनी चेतना नहीं है कि हम उस चीज़ को समझ भर पाए। यानी कि आपने पीछे जो चीज़ें स्कूल से पढ़नी थी वो नहीं पढ़ी, किसी भी वजह से। हो सकता है हर अच्छा छात्र नहीं होता, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा छात्र नहीं था वो भविष्य में अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है। आप धैर्य रखें, चीज़ों को रिपीट करें, समझें, सुने, तो आप भी अच्छे छात्र होंगे, है ना। अब देखो, दूसरी बात क्या हुई, आपने यहाँ पर देखा। इसको वापस से आते हैं लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति, मैंने कहा था कि भाई ये किसकी रिपोर्ट की जांच करेगी, कैग की रिपोर्ट की। और कैग की जो रिपोर्ट है उसकी जांच 3 आधारों पर होती है। वो 3 आधार कौन से होते हैं, विनियोग लेखा, वित्त लेखा, लेकिन यहां पर हमने एक शब्द लिख दिया, सार्वजनिक उपक्रम। तो भैया, सार्वजनिक उपक्रम, अगर इस पर भी जांच लोक लेखा समिति करेगी, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति का फिर क्या अर्थ है? कंफ्यूजन होगा ना। सोचिए, भाई ये भी सार्वजनिक उपक्रम के आधार पर जांच कर रही है, तो फिर उसका क्या काम है सार्वजनिक उपक्रम समिति का? तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन कभी नहीं होना है। एक क्लियर स्टेटमेंट मेरा सुने, कि ये जो जांच करेगी, कैग ने रिपोर्ट दी, सार्वजनिक उपक्रम में इस तरह का ये खर्च हुआ और इस खर्च को इस तरह दर्शाया गया है। लेकिन सार्वजनिक उपक्रम समिति का काम होगा कि वो जांच तो करेगी ही करेगी, उसके अलावा उन PSUs का, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, यानी कि जो सार्वजनिक उपक्रम, उनका संचालन किस तरह से होगा, उनका संचालन किस तरह से होगा, ये काम भी सार्वजनिक उपक्रम समिति बताती है। कि भाई कोई भी NTPC कैसे काम करेगा, NTPC का संचालन कैसे होगा, ONGC किस तरह से संचालित होगा, उसके ऑपरेशंस कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। अगर वो आपका एक उपक्रम है, तो ये भी कौन डिसाइड करता है? तो ये कभी भी संचालन डिसाइड नहीं करती, ऑपरेशन डिसाइड नहीं करती है। कि आप एक उदाहरण समझ लिए, NTPC कैसे काम करेगा ये कभी नहीं बताएगी। NTPC का संचालन किस तरह से होगा ये कौन सी समिति बताएगी? तो ये दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है, याद रखेंगे हमेशा। ये सिर्फ जांच करेगी कैग की रिपोर्ट की, लेकिन जो सार्वजनिक उपक्रम समिति होगी ये क्या बोलेगी, याद रख लेना। इसको हम बोलेंगे आपका, लिख लेना कहीं नीचे की तरफ या कहीं भी आप, ताकि आपको हमेशा ये बात याद रखे। ये सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन और रिपोर्ट दोनों पर बात करती है, वो सिर्फ रिपोर्ट पर। सार्वजनिक उपक्रम यानी कि जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम की जांच और संचालन, जांच और संचालन दोनों काम इस पर होते हैं। यानी आपका, हम कह सकते हैं एग्जामाइन या एग्जामिनेशन या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स,
इन्वेस्टिगेशन ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड ऑपरेशंस, ये दोनों काम करती है। तीनों समितियों का अंतर समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? मुझे बता दो एक बार सारे लोग। छोटी सी बात थी, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लेना। एक छोटी सी बात थी जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। सदस्य याद रहेंगे सबके। सबसे बड़े इसमें 30 है, इसमें 22 है, उसमें आपका कितने हैं? उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें भी 22 है, यानी कि इन दोनों में बराबर सदस्य हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। बहुत थैंक यू प्रोसिक्यूटर साहब, नाम ही प्रोसिक्यूटर रख लिया आपने अपना। बस तो यही आपका अब आती है हमारी कौन कौन सी, इसके अलावा अन्य स्थायी समितियां कौन कौन सी थी। तो बहुत छोटा सा एक आपका पॉइंट बचता है, उसको ध्यान से देखना। एक आती है विभागीय समितियां। विभागीय समिति, अब इनके नाम से ही देखना, विभागीय समितियां यानी कि ये अलग अलग विभाग के लिए होती हैं। जैसे कृषि मंत्रालय चाहता है कुछ चीज़, तो उसके लिए लोकसभा में या अन्य कहीं पर एक क्या बना दी जाएगी, एक कृषि समिति बना दी जाएगी। यानी एक डिपार्टमेंट की डिमांड पर होती है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कमिटीज। ठीक है भाई साहब। डिपार्टमेंट कमिटीज में क्या होंगे आपके, इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे 31। कितने होंगे? 31। 31 कैसे होंगे भैया? लोकसभा से 21 होंगे और राज्यसभा से 10 होंगे। राज्यसभा से 10 होंगे। वर्तमान में 24 समितियां हैं। वर्तमान में 24 समितियां। अभी आपसे पूछेगा वर्तमान में कितनी डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, ये घटती बढ़ती रहती है, संख्या इतनी फिक्स भी नहीं है। करंटली दे आर 24 कमिटीज। करंटली देयर आर 24 कमिटीज। देखो जब उन तीनों से क्वेश्चन आएगा हर कोई बनाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन बाकी भी पूछे जाते हैं है ना। वर्तमान में 24 समितियां होंगी और क्या करेंगी, ये अपने अपने विभाग के बजट की मांग करती हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कुछ विभाग आप लिखें, सोचें जरा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा कृषि विभाग, तो आपकी समझ में और कौन कौन से विभाग हो सकते हैं लिखें जरा। अपने अपने विभाग में बजट की मांग करती हैं, भाई हमारे विभाग को इतना पैसा चाहिए, या आपने कभी बजट को ध्यान से पढ़ा हो, अपने अपने विभाग में बजट की मांग। बजट की मांग क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट में बजट की मांग करेंगे। ठीक है, डिमांड फॉर बजट फॉर देयर डिपार्टमेंट। डिमांड फॉर बजट कि भैया हमको इतना बजट चाहिए। देखा ना भाई बच्चों की क्या समझ है, मैं देखना चाहूँगा। डिमांड फॉर बजट दिखाएंगे जी। हाँ, हेल्थ बोला कई साथियों ने, कई साथियों ने चिकित्सा बोला, कई साथियों ने विद्युत बोला, कई साथियों ने शिक्षा बोला। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। ठीक है, कई साथियों ने जल विभाग बोला, कई साथियों ने डेयरी बोला, कई ने सड़क बोला, कई ने आपका इंजीनियरिंग को बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। वन विभाग बोला, एकदम सही समझ है आपकी। तो ये विभागीय समितियां, बात क्लियर है, बन जाएगी। फिर मैंने बताया आपको जांच समितियां होंगी। एक तो विशेष जांच के लिए मैंने बताया था, वो तो आपका टेम्पररी है, तो वो हमेशा गठित हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये प्रकार की जांच समितियां जो होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंक्वायरी कमिटीज, ये हमेशा गठित होंगी। तो ऐसी विशेष जांच की कौन सी जरूरत पड़ेगी हमको? भाई हमने कहा घोटाला होगा कभी कभी, तो कभी कभी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जांच रेगुलर रूप पर, जैसे मैं बोलूं जांच समिति का कार्यकाल कितना होगा, बताइए फटाफट से सारे लोग। मैंने बता दिया आपको, जितनी भी स्थायी समितियां हैं, जितनी भी आपका साथी स्टैंडिंग कमिटीज हैं, उन सब का टेन्योर 1 ईयर होगा। 1 वर्ष का कार्यकाल उन सब का होगा। इस बात में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। 1 वर्ष का होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं इनके कार्यकाल नहीं लिख रहा हूँ तो सोच लो इनका कार्यकाल कितना होगा, तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ इस बात को, है ना। तो इंक्वायरी कमिटीज होगी। अब इंक्वायरी कमिटीज में मुझे बताओ लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से, तो इनमें हमेशा लोकसभा से होंगे 15 सदस्य। और अगर ये राज्यसभा में जांच के लिए है तो राज्यसभा से होंगे आपका 10 सदस्य। राज्यसभा से इसमें 10 सदस्य होंगे जांच समितियों में। ठीक है, तो ये जांच भैया ऐसी रेगुलर जांच की जरूरत कौन सी पड़ गई हमको, कि रेगुलर बेसिस पे हमको करना पड़ रहा है, तो वो जांच होती है आपका। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा यहाँ पर, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सांसद हैं, यानी कि जो एमपीज़ हैं, उनके लिए कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं।
सांसदों को विशेष अधिकार दिए गए हैं कि वो सदन में जिस समय पर कुछ बोल रहे हैं तो उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, सदन का जो प्रमुख है यानी कि जो चेयरमैन है या स्पीकर है वो जरूर डिसाइड कर सकता है, उसकी सदस्यता का निलंबन कर सकता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई यानी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होगा। तो ये किस आर्टिकल में है ये आप सबको बताना है, अभी ये आप सब लोगों को बताना है। भैया ये सदस्य कौन होते हैं दोस्त, बता दिया ना। लोकसभा से 15 सदस्य होंगे, राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे, अपॉइंटेड बाय स्पीकर होंगे हमेशा। अब जैसे हमने बोला कि अध्यक्ष, तो जैसे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और साथियों को हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पर बताया था आपको जो इसके अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त करता है, ध्यान से देखना, स्पीकर नियुक्त करते हैं। अब आप एक चीज सोच सकते हैं कि अध्यक्ष तो स्पीकर ने नियुक्त कर दिया, जो ये सदस्य 30 है लोकसभा के, तो ये 30 सदस्य कौन से होंगे? भाई लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो आप कहोगे भैया 552 मैक्सिमम। दो का मैं आपको बता चुका हूँ उनका कि भाई सीट की संख्या नहीं घटी है, लेकिन एंग्लो इंडियंस का जो साथी आपका रिजर्वेशन है वो खत्म हो चुका। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे कि भैया 550 में से 30 सदस्य कौन से होंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। अच्छा क्वेश्चन था हमारे साथी का। तो याद रखना ये 30 सदस्य जो हैं, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो ये 30 सदस्य जो होते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। बात क्लियर है? कभी भी ऐसा नहीं कि 30 के 30 सदस्य, जैसे यहाँ पर 15 सदस्य हैं तो आप ये सोच लें कि भैया अध्यक्ष तो हम समझ गए कि अगर राज्यसभा में चुनी जाएगा तो वहाँ पे सभापति, और लोकसभा के होंगे तो यहाँ पर स्पीकर। लेकिन अध्यक्ष के अलावा ये जो 15 सदस्य हैं ये किस विधि से जाएंगे? तो आप कहोगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व से जाएंगे। बात क्लियर है? बहुत सारे साथियों ने बताया कि सांसदों के जो विशेष अधिकार है वो आर्टिकल 105 में है, आर्टिकल 105 में है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इसी को हम बोलेंगे विशेषाधिकार समिति होती है इसमें। जांच समितियों में कौन सी होती है? 3 समितियां होती हैं इसमें। एक तो होती है विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति अर्थात हम कह सकते हैं इसको प्रिविलेजेस कमेटी। और प्रिविलेजेस कमेटी का क्या होगा? सदस्य के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है संसद में, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कह दिया कि स्पीकर निलंबित कर सकता है। अब मान के चलो स्पीकर को उस बात के लिए अधिकार है, अब वो निलंबन का आधार भी नहीं था, या जो व्यक्ति है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है कि वो सदस्य है लेकिन उसके कुछ आपके राइट्स हैं, तो उसके हनन ना हो, सदस्य के अधिकारों का हनन ना हो, इसका ख्याल रखती है। अधिकारों का हनन ना हो। कौन सी समिति ध्यान रखती है इस बात का? हनन हो नहीं, हनन ना हो। शुड नॉट बी ए वायलेशन ऑफ MPs, should not be a violation of MPs rights, यानी कि जो सांसद है या जो संसद के सदस्य हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो। बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात है याचिका समिति। याचिका समिति, याचिका से आप क्या समझते हैं जरा बताओ मुझे? पटिशन कमेटी, सॉरी पटिशन का होगा आपका PETI, पटिशन या पटिशंस लिख सकते हैं, वो एक ही बात होगी। पटिशंस कमेटी जनता द्वारा भेजी गई याचिकाओं की जांच करती है। जनता द्वारा भेजी गई याचिका की जांच, जनता द्वारा भेजी गई याचिका की जांच कौन सी समिति करती है? नाम से ही आ गया याचिका समिति, तो क्या बोलेंगे? एग्जामाइन पटिशंस, examine petitions sent by the public, sent by public। हमने आपको आर्टिकल 32 पढ़ाया था, तो आर्टिकल 32 में हमने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी रिट जारी की जा सकती हैं, तो 5 तरह की। तो ऐसे ही आपका, तो वो तो हो गया आपका रिट जारी हो गई। रिट जारी कब होती है? जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। लेकिन मान के चलिए आप इस देश के एक सामान्य नागरिक हैं, जैसे मैं और आप हैं, हम दोनों हैं सामान्य नागरिक। अब हमको लगता है कि कोई समस्या ऐसी है जो जन के हित की है, यानी कि पब्लिक के, ऐसा नहीं कि आप अपना हित चाहते हैं, स्वार्थ में नहीं,
कि इस समस्या से बहुत सारे लोगों को परेशानी है, या ये कुछ अच्छा हो जाए तो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए अच्छा हो जाएगा।